दोस्तों नमस्कार। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी पिछड़े तबके से आते हैं, यानी वह ओबीसी हैं। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ यह भी पिछड़े तबके से आते हैं, यानी यह भी ओबीसी हैं। और राहुल गांधी ने खुले तौर पर कहा है कि दरअसल जब तक इस देश में जिसकी जितनी जनसंख्या है उसको गिना नहीं जाता है और उस हिसाब से उनकी भागीदारी अगर नहीं होती है तो फिर सामाजिक न्याय का नारा अधूरा है। और इस देश के भीतर में मौजूदा राजनीति में सबसे बड़ा सवाल यही है कि ओबीसी किसके साथ खड़ा है। और इन तमाम परिस्थितियों के बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज एक ऐसा पिटारा खोल दिया जिसने भारत की राजनीति के भीतर वोट बैंक को लेकर लगातार हो रही या चल रही पारंपरिक राजनीति की चूलें हिला डाली। चूलें इसलिए हिल गई क्योंकि बीजेपी के भीतर से लगातार एक ही आवाज इस दौर में आती थी कि हिंदू पार्टी तो हम ही हैं, बाकी तमाम राजनीतिक दल मुस्लिम तुष्टीकरण के साथ जुड़े हैं और अगर मुस्लिम इनके साथ ना जुड़े और यह मुस्लिम वोट बैंक के साथ नहीं जुड़े तो फिर यह सत्ता में कभी आ नहीं पाएंगे। और बीजेपी को इस दौर में मुस्लिम वोट नहीं चाहिए, खुले तौर पर ऐलान 24 घंटे पहले ही असम के मुख्यमंत्री ने कर दिया। और इस दौर में बीजेपी कभी भी किसी एक ऐसे उम्मीदवार को चुनाव मैदान में उतारने से लगातार बचती रही या कन्नी काटती रही जो मुसलमान हो। तो हिंदू मुसलमान की राजनीति के भीतर जातीय जनगणना क्या एक ऐसी मोटी लकीर खींचकर चली गई जहां पर मुसलमान भी अगर जाति के हिसाब से इस देश में रहने लगेगा तो फिर बीजेपी की समूची राजनीति धरी की धरी रह जाएगी। और जिस ओबीसी का नारा लगाते हुए बीजेपी ने अपने वोट बैंक को बढ़ाया, चाहे वो हिंदूवादी पार्टी खुद को कहती रही हो, लेकिन उसके वोट में सबसे ज्यादा या बड़ी तादाद ओबीसी की रही। अब उस ओबीसी के आरक्षण का सवाल जब बिहार से खड़ा होगा, जिसका दांव आने वाले विधानसभा के भीतर 9 राजनीतिक दलों को मिलकर करना है, तो उसके बाद इस देश के प्रधानमंत्री यानी ओबीसी प्रधानमंत्री के सामने चुनौती होगी, मुश्किल होगी या 2024 को लेकर उनकी विदाई होगी। यह सवाल अब इसलिए महत्वपूर्ण हो चला है क्योंकि महिला आरक्षण का जिक्र जब खुले तौर पर किया गया तो उसके जरिए ओबीसी उसके भीतर क्यों नहीं है और उन्हें आरक्षण की व्यवस्था उनके साथ अलग से क्यों नहीं है, इसके जिक्र से बात शुरू हुई थी। लेकिन बिहार की जातीय जनगणना ने बहुत साफ तौर पर बतला दिया कि मौजूदा वक्त में जितनी बड़ी तादाद ओबीसी की है और अगर उस जनसंख्या के हिसाब से उन्हें आरक्षण मिलता है तो अभी तक जो आरक्षण 30% है वह एक झटके में बढ़कर 63% हो जाएगा। तो क्या बीजेपी इसके लिए तैयार होगी या दूसरे राज्यों के भीतर से यह शोर उठेगा कि हां जातीय जनगणना होनी चाहिए और बीजेपी शासित राज्यों के भीतर भी एक झटके में बीजेपी का अपना ओबीसी का वोट बैंक, जिसके सिरमौर देश के प्रधानमंत्री ओबीसी नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैं, क्या उनकी सियासी जमीन हिलने लगेगी? हमें लगता है कि आज एक एक करके हर परिस्थिति को जरा समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि भारत के भीतर में बीजेपी जिस हिंदू राष्ट्रवाद को जगाना चाहती रही और सांप्रदायिकता के आश्रय वोटों का ध्रुवीकरण उसने अपने अनुकूल पहले गुजरात में और फिर उत्तर प्रदेश में जिस सलीके और तरीके से खुलकर किया, उसके छांव तले सोशल इंजीनियरिंग से निकला हुआ मामला अब जब ओबीसी पर आकर टिक गया है और खुले तौर पर हर कोई जानता है कि जितनी जातियां इस देश के भीतर बिखरी पड़ी हैं उसमें ओबीसी जातियों की अगर जनगणना होगी तो वो 50% से कम तो नहीं होंगे। तो फिर बचा क्या अगर इस देश के भीतर में प्रधानमंत्री ओबीसी है, वाइस प्रेसिडेंट ओबीसी हैं और जिसकी मांग राहुल गांधी कर रहे हैं कि 90 सेक्रेटरी में से 3 ही ओबीसी क्यों हैं, तो क्यों नहीं 50% ओबीसी हर जगह अब नजर आने चाहिए। और राजनीति कहती है आप इससे बच नहीं सकते हैं। तो आइए आज राजनीति की इस लकीर पर शुरुआत कीजिए चलने की,
क्योंकि बिहार के भीतर जातीय जनगणना को लेकर जो आंकड़े निकल कर आए, उसने चाहे बीजेपी के मुस्लिम हिंदू राजनीति को हाशिए पर ढकलने का एक नया पैमाना जारी कर दिया, और दूसरी तरफ यह भी खड़ा कर दिया कि इस देश के भीतर में अगर राजनीति इसी को कहते हैं तो बताएं अब आरएसएस भी, जो 2014 के बाद से धीरे धीरे पलटनी शुरू हुई, हालांकि 2018-19 तक भी वो पलटी नहीं थी, अब पूरे तरीके से पलट गई। बीजेपी की शाखाओं में जातियों को लेकर जिक्र कभी नहीं हुआ, और खुद नरेंद्र दामोदर दास मोदी शाखा से निकले हुए हैं क्योंकि वह प्रचारक रहे। अटल बिहारी वाजपेयी भी प्रचारक थे जो शाखाओं से निकले हुए थे, और इसीलिए याद कीजिएगा मंडल कमंडल की लड़ाई तो उस वक्त पल्ला झाड़ लिया था बीजेपी ने, वह उस दिशा में चल पड़ी थी जहां उसे कमंडल के जरिए राजनीति और सत्ता दिखाई दे रही थी। लेकिन इस वक्त में क्या कीजिएगा, जब मंडल के ऊपर सवार होकर कमंडल की राजनीति करने की दिशा में बीजेपी एक नए कॉकटेल को जन्म दे चुकी थी, तो फिर यह कहा जा सकता है, ऐलान किया जा सकता है कि अगर बिहार की जातीय जनगणना इस देश की सियासत की जमीन पर ग्राउंड जीरो पर खड़ी हो गई तो फिर मोदी तीसरी बार शपथ ले नहीं पाएंगे। और यह हलचल बीजेपी के भीतर शुरू हो चली है, खास तौर से ओबीसी नेताओं के भीतर भी, और खास तौर से उस जातीय समीकरण के आश्रय बीजेपी की पुरानी धारा को कुचलते या हाशिए पर ढकेलते हुए आगे बढ़ने की सोच को लेकर भी हलचल बड़ी हो चली है। और इसीलिए समूची बीजेपी एक झटके में निकल कर आ गई बिहार की जातीय जनगणना पर प्रतिक्रिया देने के लिए। जो जनगणना निकल कर आई उसने आर्थिक तौर पर भी इस बात को खुले ऐलानिया तौर पर कहा, हमने दरअसल आर्थिक परिस्थितियों को भी परखा है, और उसके जरिए जब सामाजिक न्याय या इस देश के भीतर आर्थिक न्याय का जिक्र होता है, जिसका जिक्र बाबा साहब अंबेडकर भी किया करते थे, तो अब सामाजिक न्याय देने का वक्त आ गया है। अति पिछड़ा सबसे ज्यादा है 36% बिहार में, यानी इससे बड़ा वोट बैंक कोई हो नहीं सकता है। और पिछड़ा के भीतर जो दबंग जातियां हैं, जिसके दायरे में यादव भी आते हैं और जिसके दायरे में कुशवाहा और कुर्मी भी आते हैं, अगर वहां की परिस्थिति तो यह 27% है। दलितों की तादाद 19.6% है। आदिवासी बिहार में बहुत कम है, तकरीबन 1%, 1.06%, और सामान्य यानी अपर कास्ट की कैटेगरी में 15.52% निकल कर आते हैं। पिछले बैर की स्थिति को अगर मुस्लिमों को तुलना करें तो मुस्लिम 2% बढ़े हैं बिहार के भीतर। यादव कमोवेश उतने ही रहे हैं, 14% थे, 14.26% पर आ गए हैं। यादव मुस्लिम की राजनीति को आरजेडी लगातार पनाह देते आई और एमवाय समीकरण के आश्रय आगे बढ़ती रही। इन दोनों को मिला दीजिएगा तो यह तकरीबन 31.9% होते हैं। यादव 14.26%, मुस्लिम 17.7%, कुल मिला के 31.9%। यह समीकरण एक तरफ चला जाता है, लेकिन फिर वही सवाल, यादव पिछड़े तबके से आता है लेकिन दबंग के तौर पर मौजूद है, और अति पिछड़ा 36% है। क्या इसके भीतर कोई लकीर खींचने का प्रयास जो लगातार बीजेपी करती रही, जिस तरह मुस्लिमों में पसमानदा समाज का जिक्र था, उसी तरह जो अति पिछड़े थे और गरीब थे उनको लेकर रोहिणी कमीशन भी बनाई गई, इस बात का भी जिक्र है, उसके आंकड़े कम निकल कर आते हैं। लेकिन एक लकीर लगातार खिंचती रही, इसीलिए बिहार के चुनाव में और उत्तर प्रदेश के चुनाव में प्रधानमंत्री ओबीसी देश के लगातार कहते रहे, यादव माइनस ओबीसी, हमें ओबीसी चाहिए। तो आज हमको लगता है उसका आंकड़ा भी आपको बताएंगे जरूर कि क्या हुआ था चुनाव के वक्त, यादव माइनस ओबीसी की स्थिति क्या थी। लेकिन दूसरी तरफ देखिए तो कुर्मी और कुशवाहा जिस वोट बैंक के आश्रय नीतीश कुमार चलते हैं, यह तकरीबन 7% है। यानी 27% पिछड़ा में से यादव 14.26%, कुशवाहा 4.2%, कुर्मी 2.8%। इन तीनों को अगर मिला दीजिएगा तो यह तकरीबन 21.6%, यानी कुल 27% पिछड़ा में से यही तीन जातियां सीधे सीधे 21.6% आकर खड़ी हो जाती है। अब यहां से तीसरा सवाल निकलता है, तो क्या जो आरक्षण दिया जा रहा था, जिस प्लानिंग के तहत नीतीश कुमार, लालू यादव या आप कहें तेजस्वी यादव बढ़ रहे हैं, उसमें अभी तक इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास जो था उसको 18% आरक्षण बिहार में दिया जा रहा था। अब सवाल है कि अति पिछड़ा अगर
36% है तो यह डबल हो जाएगा आरक्षण। जो पिछड़ा तबका है उसको 12% दिया जा रहा था, वो 27% है, तो क्या 27% आरक्षण के तौर पर आ जाएगा? दोनों मिला दीजिएगा तो यह 63% यहीं पर हो गया। शेड्यूल कास्ट को 15% आरक्षण मिल रहा है, 1% शेड्यूल ट्राइब को मिल रहा है। इन तमाम परिस्थितियों के भीतर हो सकता है सामान्य तौर पर जो जातियां हैं जिनके भीतर ब्राह्मण, राजपूत, भूमियार, बनिया, कायस्थ, वर्णवाल, ये सारे लोग अपने तौर पर सोचे कि इनकी तादाद 15% के करीब है। उसमें ब्राह्मण 3.65%, राजपूत 3.45%, भूमियार 2.86%, बनिया 2.31%, कायस्थ 0.60%। यानी पटना की लोकसभा की सीट में हमेशा कायस्थ जीतता है। पहले याद कीजिए शत्रुघ्न सिन्हा थे, उससे पहले भी कायस्थ थे और अभी भी रविशंकर प्रसाद हैं। तो लेकिन वह एक सीट यानी अलग अलग पॉकेट्स पे अलग अलग जातियां मायने रखती हैं, यह महत्वपूर्ण राजनीति के दौर पर होता है। और इसीलिए छोटे दलों को भी तमाम कांग्रेस हो या बीजेपी हो ये शामिल करना चाहते हैं, या बिहार में महागठबंधन बने या उत्तर प्रदेश के भीतर महागठबंधन बने, या लोग शरीक करना चाहते हैं कि एक एक दो दो सीट पर भी अगर इनकी जनसंख्या प्रभावी करने की स्थिति में है या चुनाव जीतने की स्थिति में ये ला सकते हैं तो उनको साथ ले आकर खड़ा करें। यह कुछ वैसी ही परिस्थिति है जैसे मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी टिकट मांग रही है कांग्रेस से कि आप हमें टिकट दीजिए, हम 7 से 10 सीटों पर प्रभावी हैं। वो कह तो 15 सीट तक का जिक्र कर रही है, लेकिन सवाल यह है कि भारत की राजनीति के भीतर अब जो जाति समीकरण की राजनीति और इसके समानांतर जिस नौकरी में आरक्षण का जिक्र है वो शायद एक नई परिभाषा की दिशा में बढ़ जाएगा। संविधान के भीतर धर्म के मुताबिक आरक्षण देने का जिक्र नहीं है, तो क्यों नहीं धर्म के आश्रय जो राजनीति इस देश के भीतर में मुस्लिम और हिंदू को लेकर होती रही, एक झटके में मुस्लिमों को जातियों के तौर पर लाकर खड़ा कर दिया जाए और ऊंची जातियों में भी मुस्लिमों को इस जनगणना में बांटा गया, पासमानदा समाज को अति पिछड़े में भी लाया गया, कुछ पिछड़ा समूह से भी जुड़े हुए हैं। यह सारी परिस्थिति बताती है कि भारत के भीतर हिंदू मुस्लिम की राजनीति खत्म हो और जाति समीकरण आगे बढ़े। दूसरा सवाल, अगर इस राजनीति से आगे निकले तो जाति के मुताबिक इस देश के भीतर में जो आरक्षण देने का सवाल जब था उस समय शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को लेकर था, लेकिन मंडल की रिपोर्ट और बिहार के भीतर कर्पूरी ठाकुर का सामाजिक न्याय की परिस्थिति, इन दोनों से आगे निकलकर नीतीश ने इस दौर में जिस जातीय जनगणना को रखा उसने एक झटके में बीजेपी की चूलें इसलिए हिला दी हैं क्योंकि बीजेपी का अपना चुनावी समीकरण हिंदू वोट पर नहीं ओबीसी वोट पर टिका है। हमें लगता है आज इसको जरूर समझने की जरूरत है ये किस तरीके से चलता है। अगर बिहार के भीतर की परिस्थिति को देखें तो विधानसभा में बीजेपी को लगभग 20% वोट मिले थे, उनके साथ जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश कुमार खड़े थे, उनको लगभग 15.5% वोट मिले थे। उनके साथ वीआईपी पार्टी थी लगभग 1.5%, उनके साथ हम पार्टी थी लगभग 1.5% वोट, यानी कुल मिला के 37.78% वोट और 125 सीट मिली थी विधानसभा में। लेकिन जैसे ही आप लोकसभा चुनाव में आते हैं तो बीजेपी 4% वोट उसके बढ़ते हैं और वो 20% से 3.5% वोट बढ़ते हैं, 23.58% वोट उसके होते हैं। जनता दल यूनाइटेड के वोट भी लगभग 5% बढ़ते हैं, 15.19% से बढ़कर वो 21.81% पे आ जाती है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान की, उनको भी लगभग 7.5% वोट मिलते हैं। यानी जो विधानसभा के भीतर जो एनडीए खड़ा था जब नीतीश साथ होते थे तो 37% वोट मिलता है, लेकिन लोकसभा में ये 53% चला जाता है और महागठबंधन को 35% वोट विधानसभा में मिलता है और लोकसभा में यह घटकर 23% हो जाता है। दोनों समय नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के साथ थे, इस वक्त वह आरजेडी के साथ है, कांग्रेस साथ में है। इंडिया का नारा लग चुका है, मुहर लग चुकी है। अब यहां पर सवाल है क्या बिहार के भीतर कितना वोट बैंक ओबीसी का था, यादव का था, जो उस चुनाव के मद्देनजर अगर देखना आप शुरू करें तो इसको आसानी से यह समझिए कि एनडीए के पास यादवों के सिर्फ 21% वोट आए थे,
लेकिन यूपीए और अन्य के पास बाकी लगभग 75, 78, 79% वोट चले गए, क्योंकि 21% ही एनडीए के पास आया। जो कुर्मी और कोयरी है, 70% वोट कुर्मी और कोयरी का, चूंकि नीतीश साथ में खड़े थे, 70% वोट एनडीए के पास जाता है और 30% वोट बाकियों के पास आता है। और यादव को माइनस कर दीजिए, जो अदर ओबीसी बची, उसका 76% वोट एनडीए के पास जाता है, बाकी 24% वोट ही बाकियों के पास आता है। तो ये जो ओबीसी का वोट और यादव का वोट, यादव माइनस कीजिए क्योंकि यादव का बड़ा हिस्सा चला जाता है वहां पर आरजेडी के साथ, लेकिन जैसे ही आप उसमें मुस्लिम को जोड़ते हैं तो मुस्लिम के वोट एक झटके में कांग्रेस या कहें सॉरी बीजेपी या कहें एनडीए के पास सिर्फ 6% आता है। लेकिन दलित को देखिए तो 76% दलित शिफ्ट होते हैं एनडीए के पास, यानी 24% दलित के वोट बाकियों के पास और लगभग 94% वोट मुस्लिमों के अदर के पास, जो बीजेपी के साथ नहीं जाते हैं, यानी एनडीए के पास नहीं जाते हैं। और अपर कास्ट में बीजेपी के पास 65% वोट आते हैं और बाकी 35% अन्य में बढ़ जाते हैं। सवाल क्या है? बिहार को लेकर पहला सवाल यह है कि यह जो ओबीसी का वोट जो एनडीए के पक्ष में 76% तक गया, कुर्मी और कोयरी का वोट जो 70% तक गया, इसमें तो सीधे सेंध लग गई। और अगर इसमें सेंध लग गई तो इसके बाद बीजेपी जितनी सीटों पर जीती है वो एक झटके में 7 सीटों पर आ जाएगी, 7 सीटों पर। और इसमें हमने अभी दलितों के वोट माइनस नहीं किए हैं, क्योंकि दलित उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है, 76% वोट वहां पर एनडीए के पक्ष में जाता है। तो क्या यह पूरी परिस्थिति बीजेपी का सुपड़ा साफ बिहार में करने को तैयार है? कागज पर तो यही लगता है, और अगर मैथमेटिक्स के लिहाज से समझें तो भी यही लगता है। तो बचा एक ही समीकरण, मोदी का चेहरा और मोदी की गवर्नेंस और मोदी की पॉलिसी, उनका डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर, क्या ये सब चीजें कारगर होंगी या नहीं होंगी? क्योंकि ओबीसी वोट बैंक जैसे ही बिहार ही नहीं, हमें लगता है कुछ दूसरे राज्यों का भी आपसे जिक्र कर दें, खासतौर से मध्य प्रदेश और राजस्थान का जिक्र करना चाहिए, क्योंकि यह जो हम आपको आंकड़ा बतला रहे हैं सीएसडीएस का आंकड़ा है, जो लोक नीति के जरिए सीएसडीएस ने बताया था 2019 के इलेक्शन के ठीक बाद, उसके ये आंकड़े हम आपको बता रहे हैं। मध्य प्रदेश के भीतर ओबीसी विधानसभा में 48% वोट बीजेपी के पक्ष में जाता है, कांग्रेस के पक्ष में 41%। लोकसभा चुनाव में 66% वोट बीजेपी के पक्ष में जाता है ओबीसी का, यह मैक्सिमम है दूसरी जातियों की तुलना में। दलितों के वोट भी 38% ही आ पाए, और दलितों के वोट कांग्रेस के पास 50% तक आए। लेकिन ओबीसी का जिक्र कीजिएगा तो सोचिए 2019 के चुनाव में 66% बीजेपी के पास, 27% सिर्फ कांग्रेस के पास। तो यह ओबीसी एक झटके में मध्य प्रदेश के भीतर भी क्या जातीय जनगणना और उसके जरिए आरक्षण का जिक्र करेगा। और अगर इस दायरे में मुस्लिम भी आ जाते हैं तो यह भी समझिए कि मध्य प्रदेश के 33% मुसलमानों ने 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को वोट दिया। विधानसभा में सिर्फ 15% ने दिया था, और विधानसभा में कांग्रेस को 52% मुस्लिमों के वोट पड़े थे, 60% लोकसभा में पड़े थे। तो मुस्लिमों की कुछ भी तादाद होगी, वह भी सवाल एक झटके में गायब हो जाएगा। जिन 7 सीटों पर असर मध्य प्रदेश के भीतर पड़ता है वह भी माइनस हो गए। तो मध्य प्रदेश में भी सभी सीटों पर जीतने वाली बीजेपी अगर ओबीसी के सवाल पर जवाब नहीं दे पाती है और अटक जाती है तो वह एक झटके में 12 से 15 सीटों के बीच आकर सिमट जाएगी। राजस्थान, वहां पर भी विधानसभा चुनाव होने हैं। राजस्थान के भीतर विधानसभा चुनाव जो पिछली बार हुआ था उसमें बीजेपी को 46% वोट ओबीसी के मिले थे और लोकसभा में 72% वोट मिले थे। वहीं कांग्रेस को विधानसभा में 38% वोट मिले और लोकसभा में सिर्फ 23% वोट मिले। मैसेज बहुत साफ है, ओबीसी सबसे बड़ा चंक है जो बीजेपी के हिस्से में तमाम राज्यों में जाता है। झारखंड तक में 70% वोट बीजेपी के पक्ष में ओबीसी के, सिर्फ 26% वोट कांग्रेस के हक में। उत्तर प्रदेश के भीतर अगर आइएगा तो उसको भी परख लीजिए। उत्तर प्रदेश में भी यादव माइनस ओबीसी का जिक्र बीजेपी ने बार बार किया। इसका असर क्या हुआ? असर यह हुआ कि बीजेपी के पक्ष में यादवों के सिर्फ
23% वोट पड़े और अन्य के हिस्से में बाकी 77% वोट पड़ गए। लेकिन जैसे ही यादव माइनस ओबीसी पूरा आप जिक्र करने लगेंगे तो उस ओबीसी के 72% वोट बीजेपी के पक्ष में और बाकी दूसरे दिशाओं की अगर देखेंगे तो 28% वोट। इसमें कुर्मी कोयरी भी बढ़ गए। उत्तर प्रदेश के भीतर 80% वोट कुर्मी कोयरी के बीजेपी के हक में पड़े थे और 14% कांग्रेस और समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी इन सब के पक्ष में लगभग 18% वोट पड़े थे। यह स्थिति बहुत साफ बताती है कि ओबीसी का दांव जो इस दौर में सियासी तौर पर उछाला गया और जिस तरीके से बीजेपी के वोट बैंक में बढ़ोतरी जो 2009 तक के लोकसभा के चुनाव थे, या अगर आप चले जाइएगा 1996 जब बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद की परिस्थिति इस देश की राजनीति में सोच रही थी कि बीजेपी सत्ता में आ जाएगी, तब भी वो नहीं आ पाई क्योंकि कमंडल की राजनीति सत्ता तक पहुंचाती नहीं है। बड़े राजनीतिक दल के तौर पर बीजेपी जीती जरूर, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी भी 13 दिन ही मुख्यमंत्री रह पाए। और इसी प्रोसेस को समझते हुए जब 2014 की परिस्थिति आई तो एक झटके में ओबीसी वोट बैंक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने तो खुले तौर पर अमित शाह ने ऐलान किया हमारे प्रधानमंत्री ओबीसी हैं और इसका जिक्र बार बार उसके बाद से लगातार होने लगा और ओबीसी की धारा इतनी मजबूत कर दी गई कि बीजेपी के भीतर ही नहीं आरएसएस के भीतर भी जो जिले दर जिले नियुक्ति होती है उसमें भी ओबीसी को खोज कर लाकर लाने लगा। लेकिन यह बिहार की जातीय जनगणना का अब जो दांव खेला गया या बुरा चीज सामने आ गया वह बहुत साफ तौर पर बतलाता है कि 63% ओबीसी जिसमें अति पिछड़ा 36% और पिछड़ा 27%, इसकी काट किसके पास होगी? और अगर किसी के पास काट नहीं है और बीजेपी की घबराहट यह है कि इसकी पहचान अपर कास्ट के साथ जुड़ी रहने को लेकर हुई जो कि 15% है, तो राजनीति को साधने वाले जानते हैं कि अगर आपके साथ 30% वोट नहीं है तो आप चुनाव की दौड़ में है ही नहीं, और 30% वोट है तो उसमें प्लस कितना भी होता चला जाए आप ना सिर्फ दौड़ में आए बल्कि चुनाव जीत भी सकते हैं। 25% तक भी स्थिति आपको जीतने वाली इस देश के भीतर नहीं खड़ा करती है। और इस दौर की राजनीतिक या वोटिंग पैटर्न को अगर आप देखना शुरू कीजिएगा तो बहुत साफ तौर पर जनता चुन लेती है कि अब इस देश की राजनीति बाइपोलर हो गई क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की समूची राजनीति यही रही, जो हमारे साथ है वो साथ है, जो हमारे साथ नहीं है वो सब विरोध में है। और राजनीति के इस मिजाज ने इस देश के वोटरों को भी दो ही हिस्से में बांटा। पश्चिम बंगाल का चुनाव परिणाम देखिए, उत्तर प्रदेश का चुनाव परिणाम देखिए, हिमाचल का चुनाव परिणाम देखिए, कर्नाटक का चुनाव परिणाम देखिए। खुले तौर पर इस पार या उस पार किसी तीसरी पॉलिटिकल पार्टी को स्पेस नहीं दिया गया। उत्तर प्रदेश के भीतर भी कांग्रेस को जगह नहीं मिली, जबकि प्रियंका गांधी लगातार वहां घूमती रही, लेकिन वोट कांग्रेस को नहीं पड़े। सीटें 2-4 सीट मिल गई, यही बहुत बड़ी बात हो गई, उपलब्धि हो गई, क्योंकि जनता तो मन बना चुकी है किसे जिताना है और किसको नहीं जिताना है। और यहां से बिहार जातीय जनगणना से शायद यह मैसेज निकले किसे जिताना है किसे हराना है। यह भारत की राजनीति का एक ऐसा मोड़ है जो बिहार की जातीय जनगणना के साथ उभर कर आया है, जो समूची राजनीति के तौर तरीके को बदल देगा। और ना सिर्फ राजनीतिक तौर तरीके को बल्कि भारत के भीतर जो आने वाले वक्त में जिस भारत को रचने बसने की तैयारी की जा रही है उसमें इस देश की जो राजनीतिक स्थितियां होंगी वही राजनीतिक स्थितियां इस देश को आगे ले जाएं या पीछे ले जाएं, या जहां पर है वही मौजूद रहे, वही प्रतिबिंबित होगी। हां, यही सच है भारत का। और शायद यही वो परिस्थिति है जिसमें कोई भी कह सकता है इस देश को राजनीति ही चलाती है। इस देश का सिस्टम राजनीति की मुट्ठी में रहता है। इस देश की नौकरशाही राजनीति के इशारे पर चलती है और इस देश के तमाम इंस्टीट्यूशंस को सियासत या सत्ता कैसे अपने अनुकूल हाँकती है यह मोदी काल में हर किसी ने देख लिया। तो क्या इसके बाद की परिस्थिति बदल जाएगी या इससे ज्यादा घातक होगी? सोचिए आप। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।